हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट। गैसेस स्टेट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके क्वेश्चन भी हम लगा चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उसको आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट। इसका थ्योरी पोर्शन हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ ही जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लिक्विड स्टेट से पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले बड़ा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है नो डिफिनिट शेप। ऐसा कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में लिक्विड रखा रहता है वह उसका शेप धारण कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। जबकि गैस में क्या था, शेप भी डिफिनिट नहीं था, वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं था। अगला क्या होता है, हायर डेंसिटी देन गैसेस। की डेंसिटी क्या होती है, गैसेस से ज्यादा होती है, लेकिन और ये कंप्रेसिबल है। गैसेस ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, यह कंप्रेसिबल है लेकिन मच लेस देन गैसेस, यानी कंप्रेसिबल है लेकिन लेस देन कंप्रेसिबल है। इसकी डेंसिटी जो है गैस से ज्यादा होती है। डिफ्यूज लाइक गैसेस बट डिफ्यूजन इज स्लोअर। डिफ्यूजन भी होता है लेकिन इसमें गैस की प्रॉपर्टी क्या है, फ्लो वाली प्रॉपर्टी सारी है। डिफ्यूजन होगा, कंप्रेसिबल होगी, डेंसिटी इसकी ज्यादा, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा और इसका शेप डेफिनेट नहीं होता। यह है लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता है, बस हमने रिवाइज करा दी। आगे हम आते हैं सबसे मेन जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज है वो है वेपर प्रेशर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, तीन ही पोर्शन टॉपिक इसमें है आपके। तीनों टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे आते हैं लगभग हर साल, हम लोग उसकी बात करते हैं। पहले समझिए बेटा वेपर प्रेशर के बारे में। मान लीजिए हमारा कोई कंटेनर है, इसमें वाटर हमने भर रखा है, थोड़ा एक वाटर भर रखा है। आपको पता है इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है। सरफेस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वाटर के, वह वेपर में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो बढ़ जाता है। बड़ा देखिए जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसको हमने क्या सप्लाई किया, इसको हमने हीट सप्लाई किया, मतलब क्या किया, हीट किया, मतलब गर्म किया। ठीक, हीट किया, बर्नर पर रख दिया, पैन आपने इसमें पानी भरा था, तो क्या होगा, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। भाई आप हीट दे रहे हैं, मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, उसके नीचे वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा। धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो सरफेस पे आएंगे और वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे। लेकिन जो काइनेटिक, जो आपका वेपर में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ, वो बेटा क्या होगा, उसकी जो एनर्जी घटेगी और ग्रेविटी नीचे होती है, तो क्या होगा, वह नीचे आएगा, तो होगा कंडेंसेशन। क्या होगा, वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंसेशन, यानी वेपराइजेशन हो रहा है और कंडेंसेशन होता है। एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, बराबर होगा। कब, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, बराबर होगा। उस समय जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन सेम होता है, कहा जाए कंडेंस वेपर और लिक्विड क्या हो, आपस में इक्विलिब्रियम में हो, उस समय जो वेपर है, जो यहाँ पर वेपर होगी, कोई भरी होगी वेपर, वह लिक्विड के सरफेस में जो प्रेशर लगाती है, वेपर ऑफ लिक्विड जो है वो लिक्विड के सरफेस में जो प्रेशर लगाती है वह कहलाता है वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। कैसे इसकी डेफिनेशन है, इट इज प्रेशर exerted by vapor of liquid on the surface of liquid when it is in equilibrium with liquid। यानी यह वह प्रेशर है जो लिक्विड के वेपर द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया जाता है, तब जब वेपर और लिक्विड आपस में क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो, सेम हो। उस कंडीशन में वही बात किया हमने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर present in equilibrium with liquid at a particular temperature। ये बात जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। अब उसकी हम आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, रेट ऑफ वेपराइजेशन रिमेन्स कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, वह कांस्टेंट होता है। ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। Whereas rate of condensation increases with time, लेकिन rate of condensation क्या होगा, समय के साथ बढ़ता है। समय के साथ क्या होगा, rate of condensation बढ़ेगा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट क्या है, at equilibrium two rates become equal। वही बात है, equilibrium पर क्या होता है, दोनों रेट्स क्या होते हैं, दोनों रेट्स सेम होते हैं। और उसी समय जब equilibrium हो, यानी rate of condensation और rate of evaporation सेम हो, उसी समय जो वेपर लिक्विड प्रेशर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं वेपर प्रेशर के प्रॉपर्टीज पर। बड़ा समझिए इसको, भाई सीधी सी बात है, लिक्विड के, इसको समझिए,
लिक्विड के मॉलिक्यूल में के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, भाई वेपर में कन्वर्ट होना है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल में होगा, सीधी बात है लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना कम होगा। देखो मैं फिर समझ, भाई लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना है, जब अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड के मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा तो वेपर में कन्वर्ट होने का रेट कम होगा ना। जब वेपर में कन्वर्ट होने का रेट कम होगा तो उनका क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। इसीलिए आपसे पूछे यदि कि आपका H2O और उसके बाद आपका लिक्विड NH3 की बात कर दे तो इसमें वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, तो H2O ज्यादा होता है, क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल का जो होता है वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि NH3 का वेपर प्रेशर कम होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। हम बात करें यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वेपर प्रेशर उस लिक्विड का उतना ही कम होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बेटा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा के हम कर क्या रहे हैं, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, साथ ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। वो ब्रेक होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा वह प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ये दो फैक्टर है, मैंने आपको बोल दिया था, यहां लिखा है मैंने यहां पर नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। इवेपोरेशन वर्ड नहीं, वेपराइजेशन करते हैं, या इसको हम कहें वेपरेशन। ठीक है बेटा, ओके। तो वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर इज द वेपर प्रेशर। भाई जितना वीक होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, या इसका उल्टा है जितना स्ट्रांग होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेपर प्रेशर उतना कम होगा। अगला पॉइंट टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर हायर द वेपर प्रेशर। सीधी बात है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करेगा वो, और साथ ही उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एक पॉइंट यहां पे हमने छोड़ दिया, हमसे छूट गया, नोट में क्या रखा है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जब बेटा इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग होती है। जैसे आपको ठंडी में गर्मी में पसीना होता है, जब पसीना सूखता है तो ठंडापन महसूस होता है। क्यों होता है बेटा, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन बिकॉज़ मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी। क्यों होता है बेटा ऐसा, क्योंकि जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वह मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा, वह लिक्विड सरफेस को छोड़ देते हैं। उनकी काइनेटिक ज्यादा, वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो गए। जब वो इवेपोरेट हो गए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब काइनेटिक एनर्जी घट गई तो टेम्परेचर भी घट गया, तो कूलिंग होती है। इवेपोरेशन जब होता है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। क्यों कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वह मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लिक्विड सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो गए तो वो तो उड़ गए। जब उड़ गए तो जो आपका बचा हुआ लिक्विड मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, उसकी जो मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो घट गई। हाई एनर्जी वाले निकल गए तो जो बचे हुए मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, पहले से रिस्पेक्ट में घट गई। तो पहले रिस्पेक्ट में टोटल काइनेटिक एनर्जी घट गई, इसके मतलब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि काइनेटिक एनर्जी घटी तो टेम्परेचर भी घटा, टेम्परेचर घटा तो कूलिंग इफेक्ट होगा। ओके बेटा, आगे हमने वेपर प्रेशर का इफेक्ट बता दिया आपको। अगला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। मैंने सिर्फ बताया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट को पता है, यह वह टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके मतलब उस समय के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ये बेटा हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिप्रेजेंटिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब बातें होंगी, वहाँ इस पर डिटेल बात होगी। यहाँ हम जस्ट लिक्विड की बात चली, आपको हमने रिवाइज कर दिया। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या वह टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वह टेम्परेचर कहलाता है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन में हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन व्हेयरएज बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि बॉइलिंग तभी हम कहेंगे जब
लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, हर टेम्परेचर पर होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरफेस टेंशन। ये क्या है, ये फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल, force acting at right angle to the surface of liquid along 1 meter length of the surface is called surface tension. क्या बेटा डिफरेंस क्या है, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड अलोंग 1 मीटर लेंथ ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर लेंथ तक जो फोर्स राइट एंगल में लगेगा वह कहलाता है सरफेस टेंशन, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन पूछाते हैं सरफेस टेंशन के इफेक्ट पर, क्या इफेक्ट डालता है, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, उसकी बात करेंगे। इससे पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे उसकी। इसे कॉपी करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा। अब हम लोग सरफेस टेंशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। ये सब पॉइंट आपको जरा ध्यान रखने हैं। क्या इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है टेंड्स टू डिक्रीज द surface area of liquid to minimum for this reason। क्या होता है, सरफेस टेंशन की प्रवृत्ति है कि वह सरफेस एरिया लिक्विड की सरफेस एरिया क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस एरिया को कम करता है। यही वजह है कि जो लिक्विड ड्रॉप्स गिरती हैं वो क्या होती है, वो होती हैं सर्कुलर, या कहा जाए तो गोलाकार होती हैं, क्योंकि क्या होता है वो सरफेस एरिया कम करती है, और जो सर्कुलर शेप है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। वही बोल रहा है टेंड्स टू डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड टू मिनिमम। फॉर दिस रीजन falling drops are spherical because sphere has minimum surface area. Sphere has minimum surface area for the given volume। ये स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है किसी दिए हुए वॉल्यूम के लिए, इसीलिए जो फॉलिंग ड्रॉप्स होती है वो हमेशा क्या होती है, स्फेरिकल होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन का यह नेचर है कि वह वॉल्यूम क्या करता है, कम करता है। वॉल्यूम कम करेगा बेटा तो जो ड्रॉप्स गिर रही है वो हमेशा क्या होगी, स्फेरिकल होगी। अगला पॉइंट क्या है, दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो ये है राइज, मतलब चढ़ना, राइज ऑफ लिक्विड इन capillary is due to surface tension। सरफेस यदि आप पानी भरा है टब में, उसमें यदि कोई पाइप डाली कैपिलरी, उसमें क्या होता है, अपने आप पानी चढ़ जाता है, थोड़ा दूरी तक पानी क्या होता है, ऊपर उसके चढ़ जाता है। उसका जो पानी चढ़ने की जो प्रक्रिया है वह अभी ड्यू टू सरफेस टेंशन होती है। तो दो सरफेस टेंशन के इफेक्ट है जो डेली यूज में आपको देखते हैं। एक तो ये कि जो
बारिश की बूंदें गिरती हैं वो आप देखेंगे स्फेरिकल होती हैं। स्फेरिकल इसलिए होती है क्योंकि ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन की टेंडेंसी है कि वो सरफेस एरिया को कम करता है, और जो स्फेरिकल शेप है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, इसीलिए जो ड्रॉप्स हैं जो गिरती हैं वाटर की या किसी भी लिक्विड की, वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। दूसरा आपका क्या है, कैपिलरी में जो पानी चढ़ता है, बट यदि आप टब में पानी लें और अपना कोई भी गोल पाइप डालें तो क्या होगा, थोड़ा पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो जो पानी राइज होता है उसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा, वह होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। होता है क्या, होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब आते हैं हम जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अक्सर आपका क्वेश्चन, वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वो ये बेटा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature surface tension decreases, surface tension decreases, surface tension डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है सरफेस टेंशन के पर टेम्परेचर का इफेक्ट, वेपर प्रेशर का टेम्परेचर का इफेक्ट। वेपर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बेटा जो हमें डिस्कस करना है, अगला पॉइंट वो है आपका विस्कोसिटी। इधर हो गया, कॉपी कर लिया इसको। विस्कोसिटी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टेम्परेचर का इफेक्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इफेक्ट, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका इजी। अगला पॉइंट आपका है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, इट इज द internal resistance of a liquid to, आप देखिए बेटा बहुत सिंपल तरीका है, यदि आप देखें पानी लें और हनी लें, शहद लें, तो देखेंगे आप क्या होगा, हनी का फ्लो बहुत स्लो होता है क्योंकि वो विस्कस होता है, कॉमन भाषा में होता है बहुत गाढ़ा है, विस्कस है। शहद बहुत गाढ़ी है, वही पानी यदि आप ऐसे लिक्विड फ्लो करें तो यदि आप डालेंगे तो पानी सर से नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन शहद क्या धीरे धीरे जाएगी, तो उसमें क्या होता है, वह जो फ्लो है उसको रेजिस्ट करता है, उसी को कहते हैं विस्कोसिटी। जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो उस फ्लो को रेजिस्ट करता है उसे कहते हैं क्या, विस्कोसिटी, और इसका बिहेवियर क्या रहता है, विस्कस। क्या कहता है, विस्कस। और इसमें जो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है, ये आपका है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, viscosity of liquid decreases, ठीक है, with increase in temperature, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी क्या होती है, घटती है। विस्कोसिटी क्या होती है, घटती है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ने पर दो चीज घट रही है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर एक चीज बढ़ रही है, वो है वेपर प्रेशर। यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। ओके बेटा। अगला आपका एक टर्म और है, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस पर यूनिट वगैरह पूछा गया है, इसकी बात कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा से नोट करते हैं इसको। इसकी यूनिट पूछी गई एक आध बार। ये क्या होता है बेटा, ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, force of friction required to maintain, force of friction required to maintain
velocity difference of 1 centimeter per second between two parallel layer, between two parallel layer 1 centimeter apart and each having area of 1 सेंटीमीटर, तो वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है यूनिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ उसका सिंबल याद रखना है और याद रखना है उसकी यूनिट क्या है इसकी यूनिट बेटा देखिए बहुत ध्यान से, यूनिट है आपका डाइन सेंटीमीटर -2 सेकेंड, या और यह होती है 1। यह इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जा चुकी है और अक्सर पूछी जाती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये सेंटीमीटर -2 पावर -2, तो आपको इसकी यूनिट याद रखनी है। विस्कोसिटी का फैक्टर याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। ये होती है विस्कोसिटी, इट इज द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, लिक्विड के फ्लो को रोकती है विस्कोसिटी। उसी तरह आता है आपका फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लो करने को फ्लूइडिटी कहते हैं, तो उस पर क्वेश्चन पूछा है, हम बात कर लेंगे। लेकिन आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। लिक्विड की 3 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, क्या डिस्कस करेंगे, लिक्विड स्टेट के क्वेश्चन इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा लेक्चर जो गैसेड और लिक्विड दोनों कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, और फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पीजीटी और जीआईसी में, उसकी बात हम करेंगे। इसे बेटा कॉपी कर लिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो कॉपी कर लिए। हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। बेटा हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया लिक्विड स्टेट का, और लिक्विड स्टेट्स पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को यदि आपको अच्छे से तैयार है वो कॉन्सेप्ट, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीआईसी लेक्चर या पीजी केमिस्ट्री में, आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया है वो क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, यानी विस्कोसिटी का जस्ट रिवर्स। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रिवर्स क्या होगा, तो उसमें देखा है ऑप्शन में एंटी विस्कोसिटी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, और लास्ट ऑप्शन है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बात से लग रहा है इसकी जो टर्म है वहीं से कि फ्लो करना है। विस्कस क्या होता है, विस्कस जो सॉल्यूशन होता है उसका फ्लो नहीं होता है, फ्लो बहुत कम होता है, और जो विस्कस नहीं होगा, विस्कोसिटी कम होगी, उसका क्या होगा, वह फ्लूइडिटी उसके अंदर, यानी जो आपका इसका आंसर होगा रेसिप्रोकल वाले का, उसका आंसर होगा क्या, फ्लूइडिटी। यानी जितना ज्यादा फ्लूइडिटी होगी उतना आसानी से आपका लिक्विड फ्लो करेगा, फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होगा उसमें, और विस्कस होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा और फ्लो जो है बहुत कम होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, which one of the following statement about surface tension, देखिए हम बात कर रहे हैं surface tension of a liquid is correct। surface tension में आपने बात की थी, बोला कि कौन सा कथन सही है surface tension के लिए, हमें करेक्ट ढूंढना है, ध्यान रखिए पहले करेक्ट। देखिए क्या बोला, surface tension of a liquid decreases with rise in temperature। आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, और उसके अलावा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों क्या होती हैं, घटती हैं। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये जीआईसी 2017 में पूछा गया, देखिए ऊपर वाला जीआईसी 2017 में पूछा गया, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सिंपली लिक्विड स्टेट आपने पढ़ रखा है तो आपसे क्वेश्चन हो गया आसानी से। तो सरफेस टेंशन क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। हमने आपको बताया एक लाइन का लिखवा रखा है, वो दिया आपको ध्यान है। क्वेश्चन कितने सेकंड में हो गया, 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विद राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। ये क्वेश्चन 17 पूछा गया,
ये क्वेश्चन पीटी 2013 पूछा गया, बता दिए 17 लिखा होना चाहिए ये क्वेश्चन, ये एग्जाम 19-20 में हुआ होगा, और ये जो पीटी 2013 है ये एग्जाम हुआ था 2015 में। 13 लिखा होना मतलब ये फॉर्म आया था 2013 में, एग्जाम इसका 2015 में हुआ था। क्या बेटा, विथ राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऑप्शन बी। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस उसका तरीका बदल दिया, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का मतलब वही है, आंसर भी वही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क द इनकरेक्ट, पर ध्यान समझिएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट, कैन नॉट बी, ये सबको ध्यान समझिए। बोला इनकरेक्ट, हमको यानी इस क्वेश्चन में वह उत्तर चुनना है जो गलत होगा, मतलब जो कथन गलत होगा वही हमारा सही उत्तर होगा, ध्यान रखिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, अभी हमने सही किया उसको, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्या है, विस्कोसिटी ऑफ आइसो कंपाउंड इज लेस देन द नॉर्मल कंपाउंड, ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए आइसो कंपाउंड में क्या होता है, ब्रांचिंग होती है, नॉर्मल कंपाउंड क्या होता है, लीनियर होता है। आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल कम होगा विस्कोसिटी उतनी कम होगी। दूसरा क्या कहना है, विस्कोसिटी ऑफ आइसो कंपाउंड इज लेस देन द नॉर्मल कंपाउंड, आइसो कंपाउंड में ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, तो वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगना था वो क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे न्यू में और कम होगा इंटरेक्शन फोर्स, तो जितना कम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल होगा विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी। और ये क्वेश्चन वही कह रहा है, विस्कोसिटी ऑफ आइसो कंपाउंड इज लेस देन नॉर्मल कंपाउंड, यह कथन सही है, और हमें चुनना क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखिए हमें ढूंढना क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए सॉरी, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेंपरेचर, ये भी सही है, टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन मॉलिक्यूल वो ब्रेक होगा, टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो अट्रैक्शन ब्रेक होगा, तो अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो विस्कोसिटी घटेगी। ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, हमको क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और थोड़ा अगला देखिए डी ऑप्शन, तो सीधी बात 3 यदि नहीं है तो डी ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं पहले। ऑल एलाइल कंपाउंड जनरली हैव अ विस्कोसिटी लेस देन द करस्पॉन्डिंग आइसोप्रोपिल कंपाउंड, बट आइसोप्रोपिल कंपाउंड में ब्रांचिंग होती है, और जबकि एलाइल कंपाउंड लीनियर होता है, साथ ही उसमें डबल बॉन्ड यानी पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, यानी एलाइल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एलाइल कंपाउंड जो होगा उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसो कंपाउंड। तो एलाइल कंपाउंड वाला जो एलाइल कंपाउंड के जो लिक्विड होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन ये कह क्या नहीं कह रहा है, लेस देन, तो गलत बात कह रहा है ना, होना चाहिए था क्या, एलाइल कंपाउंड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आइसोप्रोपिल, लेकिन ये कह रहा है एलाइल की लेस होगी आइसोप्रोपिल से, और हमको ढूंढना भी था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यह एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर सरफेस, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया जीआईसी 2017 में, क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया पीटी 2013 में, और क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया पीटी 2011 में, तीनों एक ही तरह का क्वेश्चन है बेटा, सरफेस टेंशन की बात कर रहा है और टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन वही है, बस उसने पूछने का तरीका बदल दिया, तो क्वेश्चन का तरीका बदलने से आंसर थोड़ी बदल जाएगा, आंसर तो वही रहेगा कि टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। इसको बात जो बाकी 2 प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, वह टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूटेगा तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आगे बात करते हैं, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, ये भी आपको मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का यूनिट पूछा गया है। देखिए क्या ऑप्शन है भाई, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पर सेंटीपोइस, आपको यदि याद हो तो मैंने आपको लिखा था डाइन सेंटीमीटर -2 सेकंड, ये था आपका यूनिट किसका, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का, उसके बाद लिखा था इक्वल टू 1 पॉइस, ये भी सही है। और सेंटीपोइस क्या होता है भाई, सेंटीपोइस इक्वल टू 10⁻² पॉइस हो जाएगा, ये 100 से भाग देने पर तो सेंटी मतलब क्या होता है 10⁻², यानी पहला ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन डी में दे रखा ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि
ये है डाइन सेंटीमीटर -2 सेकेंड, और पॉइज और सेंटीपॉइज, ये तीनों ही क्या है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट्स है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट्स है। तो आपने देखा बहुत आसानी 6 क्वेश्चन करने में कितना समय लगा, आपको सिखाना इसलिए इतना समय लगा, वरना बाकी आपको 6 क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर कर सकते थे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजीली आता है, तो होता ही है। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, तो एक ही तरह क्वेश्चन जो अलग अलग साल पूछा गया है, जैसे 2017 में, ये पीटी 2013 में, और यह पीटी 2011 में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ फिजिकल से बहुत टेंशन मत लीजिए, बस कॉन्सेप्ट पूरा तैयार होना चाहिए। वहां यही बात है कि ये तैयार होगा तो आर, नहीं तैयार होगा तो पार। वो कॉन्सेप्ट तैयार रखना है, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बट ऐसे कॉपी कर लीजिए। बाकी जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, क्योंकि जो क्वेश्चंस बच गए हैं अभी, हम लोग चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन लगवाए हैं, लेकिन जो बचे हैं उनका हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक अलग से हमारा वीडियो आएगा उसमें, और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारे थर्मोडायनामिक्स। कॉपी कर लीजिए।